हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ल्ड एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो इंडिया के हिस्ट्री में लैंडमार्क बन गया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐसा जजमेंट है जिसने हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एस्टैब्लिश किया। इस डॉक्ट्रिन ने ये डिफाइन किया कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स को चेंज नहीं किया जा सकता, चाहे पार्लियामेंट को कुछ भी काम हो। तो चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे देश की डेमोक्रेसी के फ्यूचर में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के हिसाब से चलता है, जिसे संविधान निर्माताओं ने हमें आज़ादी के गिफ्ट के रूप में दिया है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया है, जो कि हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के किसी भी नेगेटिव एक्शन के खिलाफ। सिंपली कहो तो फंडामेंटल राइट्स हमारे फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। इस केस को डिटेल में जानने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ चीज़ों को समझना होगा, जिससे हमारा एक बेस बनेगा उस केस की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करने का। पहला है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी चीज़ को बदलना या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसे संविधान संशोधन कहा जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करने का पावर देता है। लास्टली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से 1977 तक आर्टिकल 31, जो कि हमें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार देता है, हमारा फंडामेंटल राइट था। पर 1977 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर इस फंडामेंटल राइट को लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने दो न्यू क्लॉजेस 31A एंड 31B के अंडर एक नया शेड्यूल, जो कि 9 शेड्यूल नाम से जाना जाता है, उसे जोड़ दिया और लिख दिया गया, अगर कोई भी लॉ 9 शेड्यूल के प्रोविजंस के अंडर आएगा तो उस लॉ पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। जुडिशियल रिव्यू यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है गवर्नमेंट के किसी भी लॉ को एग्जामाइन करने का, और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के खिलाफ है तो उस लॉ को इनवैलिडेट भी कर सके। साथ ही आर्टिकल 15 के तहत एक नया सब क्लॉज 4 जोड़ दिया, जो कि कुछ स्पेशल सेक्शन ऑफ पीपल को एजुकेशन में इक्वालिटी देने का अधिकार देता है। 1951 के इन सभी अमेंडमेंट से हमारे फंडामेंटल फीचर्स काफी हद तक खंडित होता है। यानी जैसे आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का पावर देता है, वैसे ही आर्टिकल 13 कहता है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन करता है तभी वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। उसी के तहत शंकरी प्रसाद जी ने 1951 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया, विच केस इज फेमसली नोन एज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के अमेंडमेंट को ही लॉफुल माना। फिर 1964 में 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9 शेड्यूल में जोड़ दिया गया, जिसके खिलाफ पंजाब के सज्जन सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में 1951 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही वैलिड माना। पर 1967 में गोलकनाथ जी, जो कि पंजाब लैंड रिफॉर्म के खिलाफ थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, जो कि फेमसली जाना जाता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस का एक बेंच क्रिएट किया और जजमेंट 6:5 था, जिसमें कि पिछले सभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ फैसला सुनाया और कहा स्टेट कैनॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, दैट इज पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। साथ ही कहा आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 को भी कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दैट इज DPSP को फॉलो करने के लिए फंडामेंटल राइट को अंडरमाइन नहीं कर सकता। हम यहां साफ देख सकते हैं टसल बिटवीन गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट। आखिर कौन सुप्रीम है, किसके पास पावर ज्यादा है, यही चीज गवर्नमेंट को और ज्यादा हार्श एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट पावर ऑलवेज करप्ट एब्सोल्यूटली। एनीवेज, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गया, जिससे तब के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 24th, 25th एंड 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके केरला स्टेट के लैंड रिफॉर्म बिल को 9 शेड्यूल में ऐड कर दिया, जो कि हम जानते हैं 9 शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता। गवर्नमेंट का ये डिसीजन, जो कि क्लियरली फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 26 को वायलेट करता है, जिसमें लिखा गया है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रिलीजियस अफेयर्स मैनेज और साथ ही प्रॉपर्टी ओन करना और रखने का अधिकार है। इसी वायलेशन के अगेंस्ट में केरला स्टेट के कसारगोड डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड एदनीर मठ के चीफ पॉन्टिफ श्री श्री केशवानंदा भारती जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और साथ ही 24th, 25th एंड 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भी केस किया, जिस केस को लीड किया गया था अगेंस्ट गवर्नमेंट बाय रिनोन्ड एडवोकेट नानी पालकीवाला, जिन्हें क्रूसेडर ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है।
68 डेज की हियरिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और इस डिसीजन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया जीवन दान दिया, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहे जाने वाली फंडामेंटल राइट्स के साथ कई और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर लिया गया फ्रॉम मिसयूज। 1973 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन दिया। ये जजमेंट दिया गया था 13 जज बेंच के द्वारा, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी इंडियन जुडिशरी के हिस्ट्री में। इस केस को लीड किया गया था बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस सिकरी। डिसीजन स्प्लिट था। 7 जजेस ने पार्लियामेंट के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कहा, जबकि 6 जजेस ने कहा कि पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 24th, 25th एंड 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा लीगल लॉज द्वारा फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट को ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ही अमेंड किया जा सकता है। स्टेट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का पावर है, बट चेंज करने का पावर बनाने के पावर के इक्वल नहीं है। It has the power to amend constitution, but don't have the power to recreate the constitution. This power only belongs to constituent assembly. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया। इसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंडमेंट करने का राइट है, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जो कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के ये कोर या इसेंस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर जो कोर्ट ने हाईलाइट किया: सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, सबको लॉ का फॉलो करना होगा, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। फेडरलिज्म, इंडिया की जो स्टेट्स एंड सेंटर का रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस रहना चाहिए। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और वैल्यूज चेंजेस नहीं होने चाहिए। इस रूलिंग के बाद ये क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर नहीं रख सकता। इस डॉक्ट्रिन ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड किया अगेंस्ट आर्बिट्री चेंजेस जो रूलिंग गवर्नमेंट उसमें ला सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला सुनाया कि अब से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के किसी भी लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। बट द स्टोरी नॉट एंड हियर। इंदिरा गांधी जी ने 29th एंड 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें लिखा गया प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चल सकता और साथ ही प्रेसिडेंट के टेन्योर को भी लिमिटेड करने की भी कोशिश की गई। बट इस जजमेंट के बाद ये सभी अमेंडमेंट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। साथ ही 1975 में तब के CJI A.N. रे ने 1973 के केशवानंदा भारती केस को रीओपन करने की भी कोशिश की, पर इस बार फिर से नानी पालकीवाला जी ने साबित कर दिया बिना किसी रिव्यू पिटीशन के कोर्ट किसी भी केस को रीओपन नहीं कर सकता और इस तरह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। और अंत में 1975 के इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ने जुडिशियल रिव्यू को भी बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया। तो दोस्तों, केशवानंदा भारती केस ने हमारे संविधान और डेमोक्रेसी में एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाया। ये केस हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि इसने बताया कि कुछ चीजें हैं जो संविधान में इम्यूटेबल है, जो कभी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि और कौन से लीगल केसेस और कॉन्सेप्ट पर आप वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। जय हिंद।